हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अभी अपने को पता है कि अपनी जो एग्ज़ाम अपने दो बाकी रह चुके हैं, एक तो सामाजिक का अपना एग्ज़ाम है 10th का और एक अपना मैथ का जो एग्ज़ाम है। दो एग्ज़ाम अपने बाकी है। उन एग्ज़ाम की नया टाइम टेबल, उन एग्ज़ाम का नई उनकी डेट अपने पास आ चुकी है। आप सभी बच्चों को शायद पता होगा कि राजस्थान बोर्ड ने एग्ज़ाम के लिए 10th एग्ज़ाम के लिए और 12th एग्ज़ाम के लिए नई डेट जारी की है। 29 जून को अपना सामाजिक का जो एग्ज़ाम बाकी रहा है वो एग्ज़ाम है और 30 जून को अपना जो गणित का एग्ज़ाम बाकी है वो एग्ज़ाम है। तो बेटा मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से आपसे एक वादा किया था कि जैसे ही अपनी एग्ज़ाम की डेट आएगी तब आपके लिए आपको जो मैटर चाहिए उस मैटर की अपन बात करेंगे, वो मैटर पर अपन काम करेंगे। कौन सा मैटर? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपने हैं, इंपॉर्टेंट आपके जो डाउट्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हैं, थ्योरम्स जो हैं, वो अपन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो वही बात आज अपन चल रही है कि अपन ये क्या करते हैं कि अब अपन सारे क्वेश्चनों को सोल्व न करते हुए उन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनमें आपको दिक्कत आ रही है। इंपॉर्टेंट तो सारी किताब ही है, उनमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ दिख रहे हैं, कुछ ज़्यादा ऐसे टॉपिक हैं कि जिनको कर लेने से, उन टॉपिक्स को कर लेने से बाकी के जो क्वेश्चन आपके बचेंगे वो क्वेश्चन भी आपके सोल्व हो सकते हैं। वही क्वेश्चन आज अपन करेंगे और उन क्वेश्चन के लिए अपन एक नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुपद अपना कंप्लीट हो चुका है, हाइट एंड डिस्टेंस अपना कंप्लीट हो चुका है। आज का अपना टॉपिक है वो है अपना ज्यामिति, जियोमेट्री। तो अपन बात करते हैं ज्यामिति की कि ज्यामिति में अपने को क्या करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अपने होंगे बच्चों, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अब जो क्लासेस चलेगी उनमें ऐसा नहीं है कि अपन स्टार्ट से लेकर लास्ट तक का पूरा कर पाएंगे। उनमें अपन पूरा तो नहीं कर पाएंगे, पर अपन उतना कर लेंगे कि अपना कुछ रह भी ना जाए और अपना लगभग कंप्लीट अपना हो जाए। ज़्यादा कुछ अपना रह भी ना जाए, अपना समझ में भी आ जाए। बेसिक भी अपन करेंगे पर उतना ही करेंगे जितना अपने को समझना है, जितना अपने को काम में लेना है। उसके अलावा अपने को जो काम में नहीं लेना है उसको अपन एक बार छोड़ के चलेंगे। वो अपन आप साथ साथ में हमारे साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। और अपन स्टार्ट करते हैं आज ज्यामिति। तो अपने पास टॉपिक जो है वो अपना है ज्यामिति। ये जो अपना टॉपिक है ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री, बेटा ज्यामिति का अर्थ होता है कि अपन विभिन्न आकृतियों, 2D आकृतियों के बारे में जिस गणित की जिस शाखा में विभिन्न 2D यानी कि द्विविमीय, विभिन्न द्विविमीय आकृतियों के बारे में गणित की जिस शाखा में अपन अध्ययन करते हैं उस गणित की शाखा को क्या कहा जाता है? ज्यामिति कहा जाता है। ज्यामिति की अगर अपन बात करें तो अपने 10th क्लास की जो बुक है उसमें ज्यामिति के लिए अपने पास 4 प्रश्नावलियां हैं। कौन सी है? 10वीं है, 11वीं प्रश्नावली है, 12वीं प्रश्नावली है, 13वीं प्रश्नावली है और साथ में अपन जोड़ सकते हैं कौन सी प्रश्नावली? 14वीं प्रश्नावली, ये भी इसमें आती है। 10वीं, अपना जो 10वां चैप्टर है वो कौन सा है? अपना जो 10वां चैप्टर है उसका नाम है बिंदु पथ। अपने पास जो 10वां चैप्टर है उसका नाम क्या है? बिंदु पथ। 11वें चैप्टर का नाम है समरूपता, आकृतियों की समरूपता। 12वां जो चैप्टर है उसका नाम है वृत्त। 12वें चैप्टर का नाम क्या है? वृत्त। 13वें चैप्टर का नाम है वृत्त की कौन सी रेखाएं? स्पर्श रेखाएं। तो 13वां अपना जो चैप्टर है वो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। और 14वां जो चैप्टर अपना है वो अपने पास है रचना। 14वां चैप्टर क्या है? रचना। 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर, 14वां चैप्टर, ये सभी कुल मिला के गणित की जिस शाखा में माने जाते हैं उस शाखा का नाम क्या होता है? ज्यामिति। बेटा सभी के अलग अलग मार्क्स होते हैं 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, पर मैं एक बार अगर मोटा मोटी बात करूं तो सभी प्रश्नावलियों के कुल मिला के जो मार्क्स बनेंगे वो आपके लगभग 20 नंबर के बराबर होंगे। यानी 80 में से 20 नंबर का जो काम आएगा वो किस में से आएगा? ज्यामिति में से। यानी ये अगर अपन ने 5 प्रश्नावलियां, ये 5 चैप्टर यदि अपन ने क्लियर कर लिए तो 80 में से चौथा भाग, 20 नंबर 80 में से कौन सा भाग बनेगा? चौथा भाग। केवल ये एक जो टॉपिक है ज्यामिति, ये ज्यामिति क्लियर कर लेने से अपने लगभग 20 नंबर हैं वो कवर होते हैं। यानी 80 में से 20 नंबर अपने कवर हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत सिंपल से टॉपिक हैं, बस थोड़ी सी समझने की जरूरी है। और होता क्या है कि बहुत सारे जो टॉपिक हैं मैथ्स में उनमें क्या होता है? उनमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर इनमें क्या है? इनमें थ्योरम बहुत ज़्यादा है। क्या होता है? न्यूमेरिकल जो होते हैं वो और दूसरे जो टॉपिक हैं मैथ के उनमें ज़्यादा हैं। पर ये जो अपने पास जो टॉपिक है बिंदु पथ है, त्रिभुजों की समरूपता है, त्रिभुजों की समरूपता वाला अपने पास
ये चैप्टर है। वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और रचना है। ये इन सभी के अंदर न्यूमेरिकल कम और थ्योरम्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो अगर अपने को थ्योरम्स यानी उनके सिद्धांत प्रमेय समझ में आ गई तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी उनके क्वेश्चन समझने में भी। इसलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे समरूपता। कौन सी बताई? 10वीं बिंदुपथ, 11वीं समरूपता, 12वीं वृत्त, 13वीं वृत्त की स्पर्श रेखाएं और 14वीं क्या है? रचना। और आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर अपना है 11वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है? समरूपता। अपन समझेंगे कि समरूपता क्या होती है और समरूप त्रिभुजों के कौन से गुणधर्म होते हैं और साथ ही साथ उनमें कौन सी प्रमेय या सिद्धांत कार्य करते हैं, उसके लिए अपन बात करेंगे। तो अभी अपने पास है बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 का नाम है समरूपता। चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है? समरूपता। बेटा एक बात अपने को याद रखनी है। सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी, जो मैंने ऊंचाई एवं दूरी करवाई थी, और जब मैंने बहुपद करवाया था आपको तब भी मैंने आपको एक बात बताई थी। कोई भी नया चैप्टर अपन जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने को और कुछ आए ना आए उस चैप्टर से रिलेटेड, पर अपने को सबसे पहले उसकी परिभाषा का ध्यान होना चाहिए कि समरूपता वास्तव में होती क्या है। सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, अपन ने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण जो भी अपन पढ़ते हैं उनकी सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। हिंदी में जैसे होता है, इंग्लिश में जैसे होता है और विषयों में जैसे होता है, वैसे ही गणित में होता है कि कोई भी चीज़ अपने को पढ़नी है तो सबसे पहले अपने को उस चीज़ का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, यानी अपने को पता होना चाहिए कि समरूपता होती क्या है। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो आपको बेटा एक बात याद रखनी है कि आकृतियों के 2 गुणधर्म होते हैं। कितने गुणधर्म होते हैं? 2 गुणधर्म। तो मैं आपको बता रहा हूं आकृतियों के कितने गुणधर्म है? 2 गुणधर्म होते हैं। आकृतियों के मुख्यतः कितने गुणधर्म होते हैं? आकृतियों के मुख्यतः 2 गुणधर्म होते हैं। 2 गुणधर्म होते हैं। जो अपना पहला गुणधर्म होता है वह होता है सर्वांग समता। पहला गुणधर्म जो है आकृतियों का वो क्या होता है? सर्वांग समता। और दूसरा जो गुणधर्म आकृतियों का होता है वह गुणधर्म होता है समरूपता। कितने गुणधर्म है बेटा? 2 गुणधर्म। पहला गुणधर्म है वो क्या है? सर्वांग समता। दूसरा गुणधर्म क्या है? समरूपता। अब अपने को समझना पड़ेगा कि सर्वांग समता क्या है और समरूपता क्या है। प्रश्नावली का चैप्टर का नाम क्या है? समरूपता। यानी अपने काम क्या आएगी? समरूपता। पर अपन साथ साथ में क्या पढ़ रहे हैं? सर्वांग समता। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 12वीं प्रश्नावली में काम आएगी। क्या काम आएगी? सर्वांग समता। यहाँ पर क्या काम आ रही है? समरूपता। 12वीं में क्या काम आएगी? सर्वांग समता। दोनों काम आएगी, दोनों साथ में पढ़ेंगे, समझेंगे कौन से के कितने नियम होते हैं, क्या इनके गुणधर्म होते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि आकृतियों के मुख्यतः गुणधर्म कितने हैं? 2। एक का नाम सर्वांग समता, एक का नाम समरूपता। मैं एक काम करता हूं, इनका अर्थ समझने के लिए, सर्वांग समता का अर्थ समझने के लिए इसका मैं संधि विच्छेद करता हूं, यानी टुकड़ा करता हूं। इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? सर्वांग समता को मैं लिख सकता हूं, सर्वांग समता को लिख सकते हैं सर्व प्लस अंग प्लस समता। सर्वांग समता को लिख सकते हैं सर्व प्लस अंग प्लस समता। और समरूपता को अपन लिख सकते हैं सम प्लस रूपता, सम प्लस रूपता। ये मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं इनके अर्थ की। तो अपने को सभी को पता है सर्व का अर्थ होता है सभी, अंग का मतलब होता है भाग। किसके अंग? मानव शरीर के अंग या फिर आकृतियों के अंग? आकृतियों के अंग। बात आकृति की चल रही है, मानव शरीर की बात नहीं चल रही है, आकृति की बात चल रही है। तो आकृतियों के भी अंग होते हैं और उन अंग का अर्थ होता है उनके भाग। कोणों की बात कर सकते हैं, भुजाओं की बात कर सकते हैं, त्रिज्या की बात कर सकते हैं, जो भी उनका आकार होता है उसी प्रकार से। तो सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब होता है भाग, समता का मतलब होता है समान। यानी कि सर्वांग समता का अर्थ क्या बना कि ऐसी आकृतियां, मैं यहां पर एक वर्ड लेके चलता हूं साथ में, ऐसी आकृतियां। तो ऐसी आकृतियां जिनके सभी भाग क्या हो? समान हो,
उन आकृतियों को क्या कहते हैं? सर्वांग समता? नहीं, उन आकृतियों को सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। और आकृतियों का ये जो गुणधर्म है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वांग समता कहते हैं। चलो परिभाषा की बात बाद में करेंगे, अपन ने पहले संधि विच्छेद किया। सर्वांग समता को सर्व अंग समता लिख सकते हैं। सर्व का मतलब सभी है, अंग का मतलब भाग है, समता का मतलब समान है, यानी ऐसी आकृतियां जिनके सभी भाग क्या हो? समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं, सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। और उन सर्वांग सम आकृतियों का जो ये गुण है, कौन सा गुण? सभी भाग समान होने का जो गुण है, वह गुण जो होता है वो सर्वांग समता कहलाता है। आकृतियां सर्वांग सम है और आकृतियों का ये जो गुण है ये सर्वांग समता है। ठीक है, अभी बात करेंगे कि भाग क्या है, सभी भाग समान, कौन से भागों की बात हो रही है, बाद की बात है। बात करते हैं समरूपता की। सम का मतलब होता है समान, अपने को पता है। सम का मतलब क्या लेंगे अपन? समान। और यहाँ पर रूपता का मतलब है रूप। रूपता का मतलब क्या है? रूप। यानी कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी समरूपता की? ये तो अपने को साथ में लेना ही है परिभाषा के लिए। ऐसी आकृतियां जिनका रूप क्या हो? समान हो। क्या परिभाषा बनी? ऐसी आकृतियां जिनका रूप क्या हो? समान हो, वे आकृतियां क्या कहलाती है? समरूपता? नहीं, वे आकृतियां कहलाती है समरूप आकृति। और उन आकृतियों का ये जो गुणधर्म है, ये जो गुण है, वो गुण कहलाता है समरूपता। ये अपने पास इनकी परिभाषा बनती है। अपने को समझना होगा कि भाग का मतलब यहां पर क्या है। सर्वांग समता के लिए सर्व अंग समता बना। सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब भाग, समता का मतलब समान, यानी ऐसी आकृतियां जिसके सभी भाग समान हो। बेटा एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी आकृति के दो भाग होते हैं। किसी भी आकृति के, इसकी परिभाषा समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा, किसी भी आकृति के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक भाग होता है आकार, एक भाग होता है आकार, और एक भाग होता है रूप। एक भाग क्या होता है? आकार। किसी भी आकृति का आकार उसका कौन सा भाग है? पहला भाग है। किसी भी आकृति का रूप उसका कौन सा भाग है? दूसरा भाग है। आकार का अपन एक नाम और लिख सकते हैं, साइज। आकार का दूसरा नाम अपन क्या लिख सकते हैं? साइज। साइज यानी कि कोई भी वस्तु है वो छोटी है या बड़ी है या मीडियम है, किस साइज की है। छोटा, बड़ा और मध्यम बताने के लिए जो चीज यूज में ली जाती है उसे क्या कहते हैं? अपन आकार कहते हैं। और बेटा रूप, रूप का मतलब होता है फेस, वो वस्तु दिखने में कैसी है। रूप का मतलब है कोई आकृति दिखने में कैसी है, या कोई वस्तु दिखने में कैसी है। कोई वस्तु दिखने में कैसी है। जो वस्तु दिखने में जैसी होगी वही उसका क्या होता है? रूप होता है। क्या बताया मैंने? आकृतियों के कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक तो होता है आकार और एक होता है रूप। आकार का मतलब है साइज, जो कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। रूप का मतलब है कोई वस्तु दिखने में कैसी है, कोई वस्तु दिख कैसी रही है। जो वस्तु जैसी दिखेगी वही उसका क्या होता है? रूप। हाँ, अब बनी है अपनी पूरी परिभाषा। क्या बन गई? सर्वांग समता की बात करें तो ऐसी आकृतियां जिनके सभी भाग समान हो। सभी भाग समान होने का मतलब है वो आकार में भी क्या होनी चाहिए? समान, और रूप में भी क्या होनी चाहिए? समान। यानी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक जैसी है दूसरी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आकार यानी साइज छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, आकार भी समान होना चाहिए और रूप भी क्या होना चाहिए? समान। दिखने में भी एक जैसी होनी चाहिए और उनका आकार भी है वो भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यदि दोनों चीज समान है, आकार भी समान है, रूप भी समान है, तो वे आकृतियां कौन सी आकृतियां कहलाती है? सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। और उन आकृतियों का गुणधर्म क्या कहलाता है? सर्वांग समता। परंतु बात करें समरूपता की तो समरूपता कहती है कि मुझे आकार से कोई मतलब नहीं है, आकार का नाम ही नहीं है इसमें। और समरूपता क्या कहती है कि आकार का कोई मतलब नहीं है। यदि रूप समान है, कोई ऐसी दो आकृतियां आ गई, ऐसी आकृतियां आ गई जिनका केवल रूप समान है, दिखने में एक जैसी है, परंतु वे आकार में समान नहीं है, यानी एक छोटी एक बड़ी या फिर किसी प्रकार से छोटी बड़ी आपस में हो सकती है, तो वो जो गुणधर्म कहलाता है, वो जो आकृतियां होती है वो समरूप आकृतियां होती है। और उन समरूप आकृतियों का जो गुणधर्म कहलाता है वो क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। इस बात को अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। अपने पास एग्जांपल क्या है? अपन बात कर रहे थे सर्वांग समता की, सर्वांग समता की, और अपन बात करेंगे समरूपता की। सर्वांग समता में एक बात बताई थी मैंने आपको कि इसमें रूप भी क्या होना चाहिए? समान, और आकार भी क्या होना चाहिए? समान।
यदि रूप भी समान है, आकार भी समान है, तो वे जो आकृतियां बनेगी वे कौन सी आकृतियां होगी? सर्वांग सम आकृतियां होगी। उनका जो गुण होगा सर्वांग समता होगा। समरूपता की बात करें, समरूपता ये कहता है कि मुझे केवल रूप समान चाहिए, आकार समान है हो या न हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्या होना चाहिए? रूप समान चाहिए केवल समरूपता में, आकार छोटा बड़ा हो सकता है। दो एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास ये एक बास्केटबॉल है, या फिर एक ये टेबल टेनिस की बॉल मेरे पास है। ये टेनिस की बॉल है, ये मेरे पास, ये मैंने एक बॉल ले ली। मैंने एक और बॉल ले ली यहाँ पर, ये मेरे पास एक और टेनिस की बॉल है, ये एक और टेनिस की बॉल है, और ये मेरे पास एक और टेनिस की बॉल है। ये मेरे पास 3 टेनिस की बॉल है। इस बॉल का नाम है बॉल ए, इस बॉल का नाम है बॉल बी, और इस बॉल का नाम है बॉल सी। बॉल ए, बॉल बी, बॉल सी, 3 बॉल मेरे पास हैं। बेटा पहली बॉल दूसरी बॉल की यदि अपन तुलना करें तो पहली बॉल दूसरी बॉल दिखने में क्या है? एक जैसी है। पहली बॉल दूसरी बॉल दिखने में क्या है? एक जैसी है, यानी इनका रूप तो क्या है? समान है। इन दोनों का रूप क्या है? समान है, परंतु आकार में समान नहीं है। एक बड़ी है, एक क्या है? छोटी है। पहली बॉल और दूसरी बॉल की बात कर रहा हूं मैं। पहली और दूसरी बॉल दिखने में तो एक जैसी है, रूप तो समान है, परंतु आकार समान नहीं है। एक बड़ी बॉल है, एक क्या है? छोटी बॉल है, यानी आकार समान नहीं है। आकार समान नहीं है, इनका रूप तो समान है, आकार समान नहीं है। तो बेटा मैंने एक बात बताई थी कि यदि दो आकृतियों के रूप समान आ जाए, आकार समान न भी हो, तो वे आकृतियां कौन सी आकृतियां होती है? समरूप आकृतियां। तो ये जो पहली बॉल दूसरी बॉल आपस में क्या होगी? समरूप होगी। और बेटा एक बात याद रखना, समरूप गणित में अपन समरूप बार बार में नाम नहीं लिखेंगे, और उस नाम को न लिखना पड़े इसलिए गणितज्ञों ने, मैथमेटिशियन ने क्या किया? उन्होंने समरूप के लिए एक चिन्ह दे दिया, और समरूपता का चिन्ह होता है एक लहरदार लाइन। कौन सी लाइन? एक लहरदार लाइन जो होगी वो किसका चिन्ह होगा? समरूपता का चिन्ह। ये समरूपता का चिन्ह है। तो पहली बॉल दूसरी बॉल आपस में क्या हो गई? समरूप। क्यों? क्योंकि दिखने में तो एक जैसी है, रूप तो समान है, परंतु आकार समान नहीं है। बात करते हैं दूसरी और तीसरी बॉल की। तो ये जो दूसरी बॉल है और तीसरी बॉल है, ये दिखने में भी एक जैसी है और छोटी बड़ी भी नहीं है, यानी आकार भी क्या है? समान है। दोनों जो बॉल है वो दिखने में तो एक जैसी है ही, रूप तो समान है, और इनका आकार भी क्या है? समान है। तो मैंने एक बात बताई थी कि रूप भी समान आ जाए, आकार भी समान आ जाए, तो वे जो आकृतियां होती है वे कौन सी आकृतियां होती है? सर्वांग सम आकृतियां होती है। और सर्वांग सम को दर्शाने के लिए अपने पास एक चिन्ह होता है, एक साइन होता है। कौन सा साइन होता है? बराबर के ऊपर एक लहरदार लाइन बना देंगे, और ये जो चिन्ह बनेगा ये चिन्ह होता है, ये किसका चिन्ह होता है? ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। तो बॉल बी और बॉल सी की बात करें, ये बॉल बी है, ये बॉल सी है। बॉल बी और बॉल सी है, दिखने में भी एक जैसी है, रूप भी समान है, आकार भी छोटा बड़ा नहीं है, आकार भी समान है। दोनों की दोनों जो बॉल होगी वो सर्वांग सम होगी या समरूप? रूप भी समान हो, आकार भी समान हो, दोनों समान हो, वे आकृतियां सर्वांग सम होती है। यानी बॉल बी और बॉल सी कौन सी आकृतियां होगी? सर्वांग सम आकृतियां। और ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है? सर्वांग समता का चिन्ह है, सर्वांग सम का चिन्ह है। तो बताओ बेटा, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। मेरे पास 3 कुर्सियां हैं। ये है पहली कुर्सी, ये मेरे पास है दूसरी कुर्सी, और ये मेरे पास है तीसरी कुर्सी। ये मेरे पास 3 कुर्सियां हैं। बात करते हैं, ये है कुर्सी नंबर 1, ये है कुर्सी नंबर 2 और ये है कुर्सी नंबर 3, टेबल नंबर 3। इनकी बात करें, सॉरी चेयर नंबर 3। इनकी बात करें, कुर्सी नंबर 1, 2 और 3। पहली और दूसरी कुर्सी की बात करें, पहली और दूसरी कुर्सी दिखने में तो एक जैसी है, लेकिन एक छोटी है, एक क्या है? बड़ी है। दिखने में एक जैसी है, नहीं रूप समान है, आकार समान नहीं है। तो ये जो दोनों कुर्सियां हैं, पहली और दूसरी,
ये कुर्सियां कौन सी कुर्सियां होगी? समरूप कुर्सियां। सही बात है। दूसरे की बात करें, दूसरी और तीसरी कुर्सी है, दिखने में भी एक जैसी है, छोटी बड़ी भी नहीं है, आकार में भी समान है, रूप भी समान हो, आकार भी समान हो, वे कुर्सियां, वे आकृतियां कौन सी आकृतियां होती है? सर्वांग सम। तो ये जो दोनों कुर्सियां बनेगी ये कौन सी कुर्सियां होगी? सर्वांग सम कुर्सियां। तो बेटा ये जो नियम बने हैं ये नियम है अपने सर्वांग समता के और समरूपता के को दर्शाने वाले कि कौन सी आकृतियां सर्वांग सम होगी और कौन सी आकृतियां समरूप होगी। इस प्रकार से अपन समझेंगे कि कौन सा जो आकृति अपने पास आ रही है उनमें कौन सी में सर्वांग समता का नियम लगाना है और कौन सी में समरूपता का नियम अपने को लगाना है। चलो ये तो आ गई बॉल की और चेयर्स की बात। अब अपन बात करते हैं जो अपने को वास्तव में पढ़ना है और अपने को वास्तव में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। बेटा एक बात का ध्यान रखना है, सर्वांग समता और समरूपता पढ़ रहे थे, दोनों के अलग अलग नियम पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं अपन कि अपने को पढ़ना है किसके बारे में। तो बेटा एक बात याद रखना, समरूपता जो होती है, समरूपता और सर्वांग समता जो होती है वो कोई भी आकृति में हो सकती है। ताजमहल की बात करें, एक ताजमहल जो आगरा में स्थित है बहुत बड़ा वाला ताजमहल है, और छोटे छोटे जो ताजमहल होते हैं फैंसी स्टोर में अपने पास अवेलेबल होते हैं, अपन दुकानों पर बिकते हैं 10-10 20-20 रुपए में। तो बेटा एक तो वो ताजमहल है, एक दुकानों में बड़े ताजमहल भी होते हैं, एक बहुत मतलब आधे एक बॉक्स की साइज के होते हैं, एक बहुत छोटे अपने पास ताजमहल होते हैं। तो बड़ा वाला उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये सभी की सभी आकृतियां एक जैसी होती है। बड़ा वाला भी वैसे ही दिखता है, छोटे वाला भी लगभग वैसे ही दिखता है, वे आकृतियां समरूप होती है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीज आपको कि आपको ये समझना होगा कि सर्वांग समता और समरूपता केवल ऐसा जरूरी नहीं है कि त्रिभुजों में और चतुर्भुजों में ही लागू हो। सर्वांग समता समरूपता किसी भी आकृति में किसी भी वस्तु में लागू हो सकती है, पर अपने को सर्वांग समता और समरूपता केवल और केवल त्रिभुजों में पढ़नी है। अपने को क्या करना है, अपनी बुक में जो सर्वांग समता और समरूपता अपने को पढ़नी है वो केवल किन को लेकर पढ़नी है? अपने को त्रिभुजों को लेकर पढ़नी है। और त्रिभुज का अपने को पता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई, 1 2 3 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो होती है वह आकृति क्या कहलाती है? अपने पास त्रिभुज कहलाती है। और इस अपने चैप्टर में अपन क्या करेंगे, इन्हीं त्रिभुजों का अध्ययन करेंगे, इन त्रिभुजों की अपन समरूपता के बारे में पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में इन त्रिभुजों की अपने सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आकृतियों के गुण, यानी कि अब बात करेंगे त्रिभुजों के गुण। अपने को कौन सी आकृति पढ़नी है? अपने को कौन सी आकृति पढ़नी है? त्रिभुज। तो पहले अपन बात करते आकृतियों के 2 गुणधर्म होते हैं, अब अपन केवल बात करेंगे त्रिभुजों के 2 गुणधर्म होते हैं। तो त्रिभुजों के गुणधर्म की बात करेंगे अपन। तो त्रिभुजों के गुणधर्म मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कि त्रिभुजों के जो गुणधर्म होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला तो होता है सर्वांग समता, त्रिभुजों के गुणधर्म। त्रिभुजों के गुणधर्म की बात करें, कितने गुणधर्म बताए थे आपको? 2 गुणधर्म। पहला गुणधर्म जो आपको बताया था वो था सर्वांग समता, और दूसरा जो गुणधर्म आपको बताया था वो गुणधर्म आपको बताया था समरूपता। समरूपता, ठीक है। ये है सर्वांग समता और ये क्या है? समरूपता। ये अपने पास क्या होते हैं? गुणधर्म है इनके। बेटा एक बात याद रखनी है, त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं तो अपने को इनके नियम जो होते हैं कि इनके कितने नियम हैं वो नियम अपने को याद रखने होते हैं कि सर्वांग समता के कितने नियम होते हैं और समरूपता के कितने नियम होते हैं। बात करते हैं त्रिभुजों के लिए, अपने पास क्वेश्चन आएंगे कि त्रिभुजों के लिए सर्वांग समता और समरूपता के जो नियम हैं उनकी व्युत्पत्ति करनी आएगी। तो बेटा एक बात का अपने को याद रखना है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए अपने पास 4 नियम होते हैं। पहला अपने पास नियम होता है वो होता है एस सर्वांग समता नियम। पहला नियम क्या होता है अपने पास? अपने पास पहला नियम होता है एस सर्वांग समता नियम। ये अपने पास है इसका पहला नियम। सर्वांग समता का दूसरा नियम होता है वो होता है एस सर्वांग समता नियम। दूसरा नियम होता है एस सर्वांग समता नियम। तीसरा नियम होता है ए सर्वांग समता नियम।
तीसरा नियम है ASA सर्वांग समता नियम, और चौथा नियम अपने पास होता है वो होता है RHS सर्वांग समता नियम। चौथा नियम अपने पास क्या है? RHS सर्वांग समता नियम। ये अपने पास 4 सर्वांग समता के नियम है और इसी प्रकार 4 समरूपता के नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है समरूपता का वो होता है SSS समरूपता नियम। पहला नियम है अपने पास SSS समरूपता नियम। दूसरा नियम अपने पास होता है SAS समरूपता नियम। दूसरा नियम है SAS समरूपता नियम। तीसरा नियम अपने पास होता है वो होता है एंगल यानी AAA ट्रिपल ए समरूपता नियम। और तीसरा नियम है AAA समरूपता नियम। और अपने पास चौथा जो नियम होता है वो अपने पास होता है AA समरूपता नियम यानी एंगल समरूपता नियम। बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो तीसरा नियम है और ये चौथा नियम है, वैसे तो ये एक ही नियम है, फिर इनको मैं अलग अलग से बताऊंगा कि कहाँ पर AA लगाना है कहाँ पर AAA। वैसे दोनों नियम अलग नहीं है, एक ही नियम है। क्या बताया मैंने? तीसरा और जो चौथा नियम है ये नियम एक ही नियम है, एंगल और एंगल यानी 3 बार एंगल 2 बार एंगल, 3 बार कोण 2 बार कोण, ये दोनों नियम है, ये एक ही नियम है, इनमें कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है। फिर भी इनके बारे में बताऊंगा। बस आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि SSS SAS ASA RHS SSS SAS AAA AA इनमें बात करें तो S और A का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर S का मतलब होता है साइड। यहाँ पर S का मतलब अपन क्या समझेंगे? यहाँ पर अपन S का मतलब जो अपन समझेंगे वो S का मतलब समझेंगे साइड, और साइड का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है भुजा, त्रिभुज की भुजा। और बात करते हैं A, तो यहाँ पर अपन A का मतलब समझेंगे एंगल, ये मैंने समझ लिया एंगल। और एंगल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एंगल का मतलब होता है कोण। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। तो त्रिभुज में 2 ही चीज अपने पास होती है, एक अपने पास होता है भुजा, एक अपने पास होती है कोण। तो याद रखना है S का मतलब साइड यानी कि भुजा, और A का मतलब एंगल यानी कि कोण। बात करते हैं त्रिभुजों के गुणधर्म सर्वांग समता और समरूपता की। तो बताया था सर्वांग समता के 4 नियम, समरूपता के 4 नियम। बात करते हैं सबसे पहले सर्वांग समता के नियमों की। तो बेटा यहाँ पर मैं एक नोट आपको बता रहा हूँ, वो नोट आपको याद रखना है। एक विशेष बात है वो आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। नोट कुछ इस प्रकार से है, ये एक जो आलोक है वो इस प्रकार से है कि सर्वांगसम जो आकृतियां होती है, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के यहाँ पर 2 नोट मिलेंगे आपको। पहला क्या है? पहला है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। संगत यानी कि एक जैसे दिखने वाले। संगत का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले। ऐसा नहीं है कि एक बार अलग कोण ले लिया, एक बार अलग कोण ले लिया। कैसे करेंगे वो अपन जब चित्र बनाएंगे, आकृतियां बनाएंगे तब बात करेंगे। सबसे पहले नोट को सिर्फ याद रखना है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण तो बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं और भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं एवं संगत भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। एवं संगत भुजाएं भी बराबर होती, भुजाएं भी बराबर होती है। ये अपने पास हो गया पहला नोट। दूसरा नोट की बात करें, दूसरे नियम की बात करें तो वो अपने को याद रखना है। समरूप त्रिभुजों में बेटा ये त्रिभुज का चिन्ह है। समरूप त्रिभुजों में संगत कोण तो बराबर होते हैं परंतु संगत भुजाएं बराबर नहीं होती है। क्या बताया मैंने? सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत भुजाएं भी बराबर होगी, परंतु समरूप त्रिभुजों में संगत कोण तो बराबर होंगे पर जरूरी नहीं है कि संगत भुजाएं बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। और अनुपात का मतलब होता है भाग देना या बटा। समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं परंतु संगत भुजाएं बराबर नहीं होती। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, वह संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता।
तो ये आ गई अपने पास सारी की सारी बात जो बेसिक में आपको बतानी थी। क्या बताया मैंने? एस का मतलब समझेंगे साइड यानी भुजा, ए का मतलब एंगल यानी कि कोण। नोट की बात करें, सर्वांग समत्रिभुजों की सभी भुजाएं, संगत भुजाएं भी बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत कोण तो बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर नहीं होती है। संगत भुजाओं का अनुपात यानी उनका बट्टा बराबर होता है। इस बात को अगर लेकर अपन चलें तो सर्वांग समता के 4 नियम अपने को पढ़ने हैं, समरूपता के 4 नियम अपने को पढ़ने हैं। ये आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। उसके बाद में मैं एक एक नियम आपको बताऊंगा कि कौन सा नियम अपने को क्या कहता है। नोट आपने कर लिया होगा। बात करते हैं नियमों की। तो सबसे पहले है सर्वांग समता के नियम। नंबर 1 अपने पास है, सबसे पहले अपने पास है सर्वांग समता के नियम। सर्वांग समता के नियम। और सर्वांग समता के नियमों में पहला अपने पास जो नियम है वो नियम है एस 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 सर्वांग समता नियम। एस 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 सर्वांग समता नियम, ये अपने पास पहला नियम है, एस 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 सर्वांग समता नियम। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, एस का मतलब होता है भुजा, भुजा भुजा भुजा। देखो एस का मतलब भुजा, तो साइड 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 यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम। यदि मेरे पास ये क्या कहता है नियम, ये नियम कहता है 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। पहला नियम अपने को ये बताता है कि यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, कितनी भुजा है? 3 भुजा। यदि 2 त्रिभुजों की तीनों भुजाएं ही बराबर आ जाए, तीनों संगत भुजाएं बराबर आ जाए, तो वहां पर सर्वांग समता का जो नियम लगता है उस नियम का नाम होता है भुजा भुजा भुजा, यानी कि एस 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 साइड 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 सर्वांग समता नियम। कैसे? मान लिया मेरे पास 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी और एक और त्रिभुज का नाम है मेरे पास पी क्यू आर। ये मेरे पास 2 त्रिभुज है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों की बात करें, मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज पी क्यू आर में। मैं आपको नियम लगाना सिखा रहा हूं कि अपने को क्वेश्चन में नियम कैसे लगाने। दोनों त्रिभुजों की बात करूं, मान लिया कि AB का मान मुझे दे रखा है PQ के बराबर, AB भुजा PQ के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है और AC भुजा यदि PR के बराबर है। कौन सी? यदि AB भुजा है PQ के बराबर, संगत भुजाओं का मतलब एक जैसी भुजा, ये वाली भुजा इसी के बराबर होनी चाहिए, ये वाली इसी के बराबर, ये वाली इसी के बराबर, एक जैसी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, अलग भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए। तो AB है बराबर PQ के, BC है यदि बराबर QR के और यदि AC है बराबर किसके? PR के। यदि किसी दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर आ जाए, तो तीनों भुजाएं यदि बराबर आ जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। यानी त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम। ये चिन्ह किसका है? सर्वांग सम का। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या होगा? सर्वांग सम। कौन से नियम से? एस 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 यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में क्या है? समान है। इसी प्रकार बात करते हैं दूसरे नियम की। अपने पास जो दूसरा नियम होता है वो होता है SAS। तो दूसरा नियम अपने पास है SAS सर्वांग समता नियम। तो SAS सर्वांग समता नियम, ये अपने पास दूसरा नियम है। मान लिया मेरे पास 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम वही ABC है और दूसरे त्रिभुज का नाम वही PQR है। 2 त्रिभुज मेरे पास है, एक का नाम ABC है, एक का नाम क्या है? PQR है। और दोनों त्रिभुजों में SAS सर्वांग समता नियम की बात करें तो अपने को साफ साफ पता है, S का मतलब होता है साइड यानी कि भुजा, A का मतलब होता है एंगल यानी कि कोण। तो SAS का मतलब क्या बनेगा? भुजा कोण भुजा, यानी कि 2 भुजाएं यदि समान आ जाए, क्या नियम बना अपने पास? SAS यानी कि भुजा कोण भुजा। नियम ये बनेगा कि यदि 2 त्रिभुजों की 2 तो भुजाएं बराबर आ जाए। कितनी भुजा है यहाँ पर? 2 भुजा। यदि 2 त्रिभुजों की 2 तो भुजाएं बराबर आ जाए और यदि एक बीच वाला कोण बराबर आ जाए। स्पेशल बात यहीं पे यही है, इस नियम में एक स्पेशल बात यह है कि यदि 2 त्रिभुजों की 2 भुजाएं बराबर आ जाए और यदि उनके बीच वाला कोण, अलग कोण नहीं होना चाहिए, उनके बीच वाला कोण यदि बराबर आ जाए, तब जो नियम लगेगा वो नियम कौन सा नियम होगा? SAS सर्वांग समता नियम होगा। किस प्रकार से होगा? मान लिया कि AB भुजा बराबर है PQ के, मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में।
त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB भुजा है वो किसके बराबर है, PQ के, तो AB भुजा बराबर है PQ के, AC भुजा बराबर है PR के, तो AC भुजा बराबर है PR के। और मान लिया इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण, देखो बेटा एक भुजा AB ली है मैंने, एक भुजा AC ली है, तो इनके बीच वाला कोण ही लेना पड़ेगा SAS नियम में। यदि अपन ने ये कोण या ये कोण अलग कोण ले लिया, दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण यदि नहीं लेंगे तो SAS नियम नहीं लगेगा, त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, ये विशेष बात है। तो क्या बताया, AB भुजा के बराबर PQ है, AC भुजा के बराबर PR है, AB AC के बीच में कौन सा कोण है, A, और PQ PR के बीच में कौन सा कोण है, P। तो यदि कोण A और कोण P क्या है, बराबर है, मैं इनको बीच में लिखता हूं, यदि कोण A और कोण P क्या है, बराबर है, और AC और PR क्या है, बराबर है। मैंने बेटा यहां पर एक चेंज किया, क्या चेंज किया कि सबसे पहले मैंने लिखा AB बराबर PQ, फिर मैंने लिखा यहां पर AC बराबर PR, और अब मुझे यहां पर लिखना चाहिए था कोण A बराबर कोण P। क्यों, एक भुजा ये बराबर आ गई, एक भुजा ये बराबर आ गई, बीच वाला कोण भी बराबर आ गया, तो कौन सा नियम लगेगा, SAS नियम लगेगा। बिल्कुल सही बात है, सर्वांगसम भी हो जाएंगे। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने को जो भी काम बोर्ड की कॉपी में करना है, आंसर शीट में करना है, एकदम सॉलिड काम करना है, उसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। नियम क्या कहता है, पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, भुजा कोण भुजा, पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा। तो सबसे पहले भुजा फिर लिखेंगे कोण फिर लिखेंगे भुजा, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, कोण को पहले लिख देंगे, भुजा वाले को क्या लिख देंगे बाद में। अपना ये नियम बन जाएगा SAS। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया कोण A बराबर कोण P बीच में, और फिर लिख दिया AC बराबर PR। तो ये लग गया भुजा कोण भुजा। और SAS नियम से ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये कौन से नियम से, SAS नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ये अपने पास हो गया SAS सर्वांगसमता नियम। तीसरा अपने पास जो नियम है वो कौन सा नियम है, तीसरा नियम अपने पास है ASA सर्वांगसमता नियम। वो क्या कहता है अपने को देखते हैं। तीसरा अपने पास नियम है वो है ASA सर्वांग समता नियम। तो ये जो ASA सर्वांग समता नियम है, मान लिया मेरे पास एक त्रिभुज का नाम है ABC, एक और त्रिभुज का नाम है मेरे पास PQR। ये मेरे पास कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं, एक का नाम ABC है, एक का नाम PQR है। ASA नियम क्या कहता है, एंगल साइड एंगल, यानी ASA एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण। बेटा एक तो अपने को बात याद रखनी है कि इसी नियम ASA से दो नियम और निकलते हैं, पर वे नियम अपने कहीं भी ज़्यादा काम भी नहीं आएंगे, इसलिए अपने मैंने बोला था वैसे ही जो बात अपने काम आने वाली है, अपने को सीखने को मिलेगा, उसी बात को अपन लेके चलेंगे। जो चीज़ अपने आगे क्वेश्चंस में काम आ सकती है, तो ये ASA वाला है, ये अपने क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए इसी की चर्चा करेंगे। इससे निकलने वाले जो नियम हैं उनकी चर्चा अपन करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है ASA नियम जो है वो है कोण भुजा कोण। कौन सा नियम है, कोण भुजा कोण। यानी यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो तो संगत कोण बराबर आ जाए और यदि उनकी बीच की एक भुजा बराबर आ जाए, तो वे जो दोनों त्रिभुज बनेंगे, वे दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। कौन से नियम से, ASA नियम से। किस प्रकार से, सबसे पहले बात करते हैं एक कोण। तो मान लिया कोण B है, ये कोण Q के क्या है, बराबर है। अपन लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण B जो है वो कोण Q के क्या है, बराबर है। ये मान लिया कोण B बराबर है कोण Q के। कोण C बराबर है कोण R के, तो कोण C बराबर है कोण R के। दो तो कोण बराबर आ गए और एक क्या बराबर आ गई, भुजा। तो भुजा कौन से लेनी है, दोनों कोणों के बीच वाली। तो एक कोण ये इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये जो भुजा है इनके दोनों के बीच वाली, ये भुजा इसके बराबर, यानी कि BC किसके बराबर, QR के बराबर। तो BC बराबर होगा QR के। तो कौन सा नियम लगेगा, ASA नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। परंतु अपने को बेटा एक बात का ध्यान रखना है, पहले कोण फिर भुजा फिर कोण। तो पहले कोण फिर
फिर भुजा आनी चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, कोण। तो पहले तो यही लिखेंगे, उसके बाद में BC बराबर QR लिखेंगे, ये ऊपर आएगा, और कोण C बराबर कोण R क्या आएगा, नीचे आएगा। तब नियम लग जाएगा ASA, ये नियम अपने पास लग जाएगा, ये ऊपर आने पर और ये नीचे आने पर, और दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के कौन से नियम से, ASA सर्वांग समता नियम से। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। कैसे, दो तो कोण बराबर, एक बीच वाली जो भुजा है वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चौथा नियम अपने पास जो होता है सर्वांग समता का, उस नियम का नाम होता है RHS सर्वांग समता नियम। ये थोड़ा सा अलग नियम है, क्योंकि इसमें है वो एंगल साइड वाला नहीं नियम लग रहा है, इसमें अलग ही नाम आया है RHS। तो अपने को सबसे पहले समझना होगा कि RHS की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। बेटा यहाँ पर R का पूरा नाम होता है राइट एंगल, R का यहाँ पर पूरा नाम जो होता है वो होता है राइट एंगल। H का जो मतलब होता है वो होता है हाइपोटेनियस, H का मतलब है हाइपोटेनियस। और उसकी बात करें साइड S की, तो S का मतलब होता है साइड। अपने पास क्या है, R का मतलब है राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस, S का मतलब होता है साइड। हिंदी में बात करें तो राइट एंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण, राइट एंगल को हिंदी में कहा जाता है समकोण, हाइपोटेनियस को हिंदी में कहा जाता है कर्ण, और साइड को कहा जाता है भुजा। तो बेटा ये जो नाम बन गया, इसका नाम बन गया समकोण कर्ण भुजा। चौथा नियम जो समरूपता का अपने पास लग रहा है, उस चौथा नियम का नाम है हिंदी में समकोण कर्ण भुजा नियम। तो आप समझ गए होंगे, इस नियम के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये नियम कौन से त्रिभुज में काम करेगा, समकोण त्रिभुज में। मान लिया मेरे पास दो समकोण त्रिभुज है, एक का नाम है DEF, एक समकोण त्रिभुज का नाम है DEF जिसका कोण E समकोण है, और एक और समकोण त्रिभुज है उसका नाम मेरे पास है PQR, और इसका कोण Q क्या है, समकोण है। बेटा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, DF। ये जो भुजा है इसको मैंने लंब मान लिया, क्योंकि थीटा तो अपने पास है नहीं, अपनी मर्जी से लंब और आधार मान सकते हैं। तो DF कर्ण है, DE लंब मान लिया, तो EF क्या होगा, आधार। 90 के सामने वाली भुजा PR कर्ण होगी, PQ को लंब मान लिया, तो QR क्या होगी, आधार। यदि अपन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना चाहते हैं कौन से नियम से, RHS नियम से, तो अपने पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपने को दर्शाना पड़ेगा समकोण, और समकोण का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो मैं बात करता हूं त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में। त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में क्या क्या बराबर है, सबसे पहले अपने को समकोण बराबर होना चाहिए। तो देखो कोण E भी 90 डिग्री है और कोण Q भी क्या है, 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा कोण E भी बराबर है, कोण Q भी बराबर है, वो कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के दोनों बराबर है। तो चलो ठीक है, समकोण तो आ गया। समकोण के बाद में अपने पास आना चाहिए कर्ण बराबर। तो समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो इसका कर्ण DF है, इसका कर्ण PR है, तो अपन लिखेंगे DF है वो किसके बराबर है, PR के बराबर है। तो यहां पर ये तो बन गया अपने पास समकोण। एक एक नियम को ध्यान से देखेंगे बेटा, सबसे पहले नाम क्या आया है, एक एक नाम को ध्यान से देखेंगे तब अपने समझ में आएगा कि समकोण कर्ण भुजा नियम होता क्या है। सबसे पहले समकोण है तो समकोण ले लिया, उसके बाद में कर्ण बराबर आना जरूरी है, समकोण बराबर आना जरूरी है, समकोण ले लिया, कर्ण बराबर आना जरूरी है, कर्ण भी ले लिया। अब कर्ण के अलावा अपने पास एक भुजा आनी जरूरी है, ये अपने कर्ण लिया था। अब कर्ण के बाद नाम है भुजा, तो कर्ण के अलावा कितनी भुजाएं होती है, दो भुजा, एक तो होती है लंब और एक क्या होती है, आधार। अब अगला अपने को बोल रहा है आपकी मर्जी है, समकोण यदि आपने ले लिया बराबर, कर्ण यदि आपने ले लिया बराबर, तो भुजा में चाहे लंब को बराबर कर दो चाहे आधार को बराबर कर दो, पर ऐसा नहीं करना है कि लंब को आधार के बराबर कर दें, ऐसा नहीं करना है। लंब है तो लंब के बराबर कीजिए, आधार है तो आधार के बराबर कीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस DE लंब को PQ के क्या कर रहा हूं, बराबर कर रहा हूं। तो मान लिया ये जो DE लंब है ये PQ लंब के क्या है, बराबर है। तो ये मैंने ले ली एक भुजा, कौन सा नियम लग गया, समकोण कर्ण भुजा, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी RHS सर्वांग समता नियम। और ये नियम लगाते ही एक कोण समकोण हो गया, एक कर्ण ले लिया, एक भुजा ले ली, ये नियम लगाते ही दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। कौन से नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो ये अपने पास सर्वांग समता के नियम आ गए। कितने नियम, 4 नियम। इसी प्रकार से 4 नियम होता है समरूपता के लिए। तो अपन समरूपता के नियमों की बात करते हैं। समरूपता के नियमों में बस थोड़ा सा अंतर है बेटा, यहीं पे अपन समझेंगे क्या किया है अपन ने यहाँ पर अपन इस सर्वांग समता में क्या करके चले हैं, अपन सर्वांग समता में भुजाओं को भी बराबर करके चले हैं और कोणों को भी बराबर करके चले हैं। अपने भुजाओं को भी बराबर करके चले हैं और कोणों को भी बराबर करके चले हैं। किसमें,
सर्वांग समता में। पर समरूपता की यदि बात करें तो कोणों को तो बराबर करेंगे पर भुजाओं को सीधे बराबर नहीं कर सकते, भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। बताया भी था कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं, परंतु समरूप त्रिभुजों में संगत कोण तो बराबर होते हैं परंतु संगत भुजाएं बराबर नहीं होती है। बात करते हैं अपन समरूपता के नियमों की। समरूपता के अपने पास 4 नियम हैं, अपन लिखेंगे समरूपता के नियम। समरूपता के नियम होते हैं 4। पहला नियम होता है भुजा 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 यानी साइड साइड साइड, एस 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 समरूपता नियम, एस 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 समरूपता नियम। वही बात है, मान लिया मेरे पास 2 त्रिभुज है, आपको पता भी होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज कैसे बनते हैं। एक त्रिभुज छोटा, एक त्रिभुज बड़ा, परंतु दिखने में क्या होने चाहिए, एक जैसे। देखो भाई दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसे हैं, रूप समान है परंतु आकार समान नहीं है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज। कौन से नियम से, वो नियम अपन लगाएंगे। 4 नियम होते हैं, चारों नियम समझेंगे। 2 त्रिभुज मेरे पास आ गए, मान लिया ये क्या कहता है नियम, ये कहता है यदि तीनों भुजाएं बराबर हो। समरूप त्रिभुजों में भुजाएं बराबर होती है, भुजाओं का अनुपात, अनुपात यानी बट्टा। यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तीनों संगत भुजाओं का यदि अनुपात समान हो तो वे जो त्रिभुज बनेंगे वे कौन से त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज। मान लिया AB का अनुपात, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, अनुपात का मतलब होता है बट्टा यानी भाग देना। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में मान लिया AB का अनुपात PQ के बराबर है, AB का अनुपात किसके बराबर, PQ के। AB का अनुपात PQ के साथ, BC का अनुपात QR के साथ, तो BC का अनुपात किसके साथ, QR के साथ, और AC का अनुपात PR के साथ। देखो AB के जैसी PQ है, BC के संगत QR है, AC के संगत PR है, तो AC के संगत है PR, तो AC का अनुपात PR के साथ। यदि तीनों भुजाओं का अनुपात जो है, बट्टा जो है, यदि बराबर आ जाए तो ये नियम क्या कहता है कि यदि तीनों भुजाओं का अनुपात समान आ जाए तो भुजा 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 यानी साइड साइड साइड, समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसी प्रकार इसका जो दूसरा नियम है वो अपने को क्या बोलता है, इसका जो दूसरा नियम होता है वो अपने पास होता है SAS समरूपता नियम। तो SAS समरूपता नियम अपने को क्या बोलेगा, SAS समरूपता नियम अपने को बोलता है कि यदि अपने पास एक त्रिभुज का नाम ABC है, एक त्रिभुज का नाम यदि अपने पास PQR है, तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है SAS यानी भुजा कोण भुजा, यानी 2 तो भुजाओं का अनुपात समान हो, भुजाएं समान नहीं, भुजाओं का अनुपात समान हो, और यदि एक बीच वाला कोण, सर्वांग समता में भी बीच वाला कोण, समरूपता में भी बीच वाला कोण, तो क्या चीज, मान लिया कि AB का अनुपात तो PQ के साथ, AB का अनुपात PQ के साथ, AC का अनुपात PR के साथ, तो AC का अनुपात PR के साथ। 2 भुजाओं का तो अनुपात बराबर है, और यदि एक बीच वाला कोण बराबर है यानी कोण A बराबर कोण P है, तो SAS समरूपता नियम क्या कहता है, 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक बीच वाला कोण यदि बराबर हो तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। इसी प्रकार अपने पास जो तीसरा नियम होता है समरूपता का वो होता है एंगल एंगल एंगल, यानी यदि अपने पास 2 त्रिभुज हैं, यदि अपने पास 2 त्रिभुज हैं और यदि इनके तीनों संगत कोण आपस में क्या आ जाएं, बराबर आ जाए। मान लिया ये कोण B है वो कोण Q के बराबर है, कोण A है कोण P के बराबर है, और कोण C है वो कोण R के बराबर है। यदि तीनों संगत कोण, एंगल 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 यानी कोण कोण कोण, तीनों कोण ही यदि समान आ जाए तो वे त्रिभुज भी आपस में क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। और बात करते हैं चौथे नियम की। चौथा नियम अपने पास होता है एंगल एंगल नियम, यानी किन्हीं 2 त्रिभुजों में 2 कोण भी समान आ जाए तो भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। अब बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि तीनों कोण समान करेंगे या दोनों कोण समान करेंगे, ये दोनों नियम एक ही हैं। दोनों नियम एक कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अपने को ये बात का पता है कि यदि 2 त्रिभुजों के 2 कोण समान है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि 2 कोणों का फिक्स मान आ गया, तीसरे कोण का भी क्या आएगा, फिक्स मान आएगा, पहले त्रिभुज के लिए भी और दूसरे त्रिभुज के लिए भी। तो यदि किन्हीं त्रिभुजों के 2 कोण समान है तो तीसरा कोण अपने आप समान आएगा।
पड़ेगा। तो चाहे एंगल नियम लगाओ या एंगल कौन सा भी नियम लगाओ, दोनों नियम क्या है, एक ही है। इस प्रकार से ये अपने सर्वांग समता और समरूपता के नियम हो गए। नियमों की चर्चा आज अपन ने कर ली। अगली जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें अपन प्रमेय करेंगे, सिद्धांतों की बात करेंगे और अपन सवाल करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी बात अपनी ये चल रही है कि ये नियम आपको आज याद करने हैं। कोई भी क्वेश्चन डाउट्स है उसके लिए वीडियो मैंने पहले से डाल दी थी, बता भी दिया था, सूचना भी दे रहे हैं, घर पे कॉल करके आपको सभी को सूचना दी जा रही है। आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारी वीडियोस पर बता सकते हैं। आपके जो स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन पे आप हमको बता सकते हैं कि ये सर दिक्कत है हमारे, ये डाउट्स है, आप क्लियर कीजिए। आपके लिए वीडियो यहाँ पर बनाई जा रही है। बच्चों, जब तक आपका एग्ज़ाम होता है हमारे साथ आप जुड़े रहिए, ये आपके लिए फ़ायदे की बात है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद।